सो हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। जैसा कि आपने बोर्ड पर देख ही लिया होगा कि संधि लिखा हुआ है, तो आज का हमारा चैप्टर है संधि। तो हम जानेंगे कि संधि क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, प्रकार, और पूरा चैप्टर हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम उसके प्रैक्टिस सेट्स भी लगाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट्स में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट विद आपका पूरा माइंडसेट पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, ओके। और कैसे कैसे हमें एग्जाम में जाकर अटेम्प्ट करना है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है संधि, क्या समझते हैं आप संधि से? जब भी कोई संधि वर्ड बोलेगा तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि दो शब्दों का मेल, ठीक है। दो शब्दों का जो मेल होता है वो संधि होता है। क्या? शब्दों का मेल, दो अक्षरों का मेल, ठीक है। दो अक्षरों या दो वर्णों का जो मेल होता है वो संधि होता है, ओके। सो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि संधि क्या होता है। तो दो वर्णों का जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन मेरी आदत है शाब्दिक अर्थ से पढ़ाने की, ठीक है, उसे समझने की और उससे समझाने की। तो आप ये मत सोचिएगा कि हर वीडियो में हर चीज़ में मैंने शाब्दिक अर्थ क्यों बताया है। तो शाब्दिक अर्थ से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से समझ में आ सकता है अगर आप एक बार उसका शाब्दिक अर्थ समझ लें, आप एक बार ये समझ लें कि वो वर्ड कहना क्या चाहता है, तो आप उससे रिलेटेड परिभाषा तो एटलीस्ट समझ ही सकते हैं, और उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल्स को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल का क्या मतलब होता है? मेल यहाँ पर इंग्लिश वाला मेल नहीं, ये या ये वाला मेल नहीं, ठीक है। ये हिंदी वाला मेल है जिसका मतलब है मिलाना, ठीक है। मिलन या मिलाना, ये आप समझते होंगे ना, ठीक है। मिलन या मिलाना संधि का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद अब इसके शाब्दिक अर्थ से ही हम परिभाषा बना सकते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या है? मेल। किनका मेल? दो वर्णों का मेल, ठीक है। दो वर्णों का मेल। वर्णों को, वर्ण को और हम क्या बोलते हैं? वर्ण को और हम अक्षर बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ण को और क्या बोल सकते हैं? तो वर्ण को हम और ध्वनि भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ण और ध्वनि एक ही चीजें हैं, बस अंतर क्या है? अगर पूछा जाए कि वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है, तो वर्ण और ध्वनि में अंतर है कि लिखते हैं जब हम किसी चीज को तो हम उसे वर्ण कहते हैं, और सेम उसी चीज को हम बोल रहे हैं तो हम उसे ध्वनि कह रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला, लिखा छोटा आ, ठीक है, हमने लिखा आ, तो ये यहाँ पर वर्ण है, पर जब हमारे मुंह से वो चीज निकल रही है तो वो ध्वनि बन जाता है, ठीक है। तो दो वर्णों का जो मेल होता है वो होता है संधि। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही हम ध्वनि भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई पूछे, ऐसे ही दिमाग में आ गया, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं भी और भी बच्चे होते हैं ना, तो जैसे मैंने देखा है तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो वर्णों का मेल संधि होता है, तो दो शब्दों का मेल क्या होगा। या बहुत बार क्या होता है कि वर्ण की जगह मुंह से शब्द निकल जाता है कि दो वर्णों का मेल नहीं, दो शब्दों का मेल संधि होता है। तो दो वर्णों का मेल संधि होता है, दो शब्दों का मेल जो होगा वो उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। तो दो शब्दों का मेल समास होगा, ओके। तो यहाँ पर अभी हमें समास नहीं पढ़ना है, ये बस इसलिए बता दिया है ताकि आपको संधि और समास में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको ये ना लगे कि कुछ कंफ्यूजन हो गया, अभी आप आगे जाकर समास भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें सिर्फ संधि पढ़ना है, तो हम समास वाली लाइन जो है उसे रफ कर देते हैं, बट फिर भी आप एक बार ये समझ लीजिए कि संधि क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है, और समास क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है। डस्टर कहाँ गया? तो दो वर्णों का जो मेल है वो संधि है, ठीक है। इतना आपको संधि से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें या कुछ भी ले लें, तो जैसे अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो संधि और समास दोनों से रिलेटेड, तो अगर हमें संधि के लिए भी एग्जाम्पल लेना है और समास के लिए भी लेना है, ठीक है।
संधि के लिए हम क्या बोलेंगे, संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम उदाहरण में ले लेते हैं, उदाहरण में हम ले लेते हैं देवासुर, ठीक है, देवासुर हमने उदाहरण में लिया। अब देवासुर को अगर हमें संधि के रूप में लिखना हो, देवासुर का अगर हमें संधि करना हो, संधि विच्छेद करना हो, या देवासुर को हमें संधि के एग्जाम्पल में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे देव प्लस असुर, देव धन असुर। क्योंकि बहुत लोग ना मतलब धन बोलते हैं, बट मेरी आदत प्लस बोलने की है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि प्लस के साइन को, जोड़ के साइन को, धन के साइन को ही इंग्लिश में प्लस कहते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा इंग्लिश का बैकग्राउंड है तो मेरे मुंह से इंग्लिश ज़्यादा निकलती है, ओके। तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आए। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आगे जाकर दोनों लैंग्वेज का ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, उसके लिए तो जो रिस्पेक्ट है वो है ही, ठीक है, बट इंग्लिश का भी थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा हो रहा है, तो आप दोनों भाषाओं में समझने की कोशिश करिए, आपके लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। तो देवासुर हो गया संधि विच्छेद। देवासुर को ही अगर हमें समास के रूप में लिखना हो, तो देवासुर का हम समास क्या लिखेंगे कि यहां पर हमने जैसे देवासुर का संधि विच्छेद किया है ना, देवासुर का अगर हम समास के फॉर्म में लिखते हैं, मान लीजिए इसको ही लिख लेते हैं, देव प्लस असुर को ही लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो दो शब्दों का मिल, जैसे ये क्या है, यहाँ पर क्या कौन सी ध्वनि आ रही है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये संधि है, ठीक। बट यहाँ पर क्या है, देव और असुर, जब देव और असुर को मिला देते हैं तो वो बन जाता है देवासुर। तो यहाँ पर हमने शब्दों को लिया हुआ है, और जब हम शब्द की बात करेंगे तो हम समास की बात कर रहे हैं, जब हम वर्ण की बात कर रहे हैं तो हम संधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संधि और समास का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि संधि और समास में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समास के चैप्टर में इतनी दिक्कत ना हो, ठीक है। डिफरेंस समझ लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको रफ कर देते हैं। उम्मीद है आप लोग नोट्स साथ में बनाते हुए चल रहे होंगे, समझते हुए भी चल रहे होंगे। ऐसा नहीं कर रहे होंगे कि सिर्फ बस वीडियो देख रहे होंगे और आपको समझ में कुछ ना आ रहा हो। आपको समझ में आना चाहिए, और आपको समझ में अच्छे से तभी आएगा जब साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा और वो आपके लिए ही दिक्कत करेगा। एक सेकेंड, ये माइक थोड़ा सा ढीला हो गया है, मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा संधि के प्रकार। तो संधि के भेद या प्रकार जो आपको लिखना हो वो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो संधि के भेद क्या होते हैं, संधि के प्रकार क्या होंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि जो होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। एक हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि है। एक हमारी व्यंजन संधि है, और एक है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 जो होते हैं ये संधि के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्वर संधि और विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इन तीनों में क्या अंतर है या इन तीनों की परिभाषा क्या है। तो स्वर संधि में क्या है,
स्वर संधि। किसकी संधि? स्वरों की संधि। संधि का मतलब मेल, तो किसका मेल? स्वरों का मेल। ठीक है, तो दो स्वरों का मेल, जहां पर दो स्वरों का मेल होता है वहां पर हम स्वर संधि लेते हैं। सॉरी, सर निकल रहा था मुंह से, तो स्वर संधि लेते हैं। ठीक है, जहां पर भी दो स्वरों का मेल होता है वहां पर हम स्वर संधि को लेते हैं। व्यंजन संधि क्या क्या होता है? तो व्यंजन संधि, किसकी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, तो एक तो इसकी परिभाषा हो सकती है कि दो व्यंजनों का मेल। किनका मेल? दो व्यंजनों का। क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि है तो व्यंजनों का मेल तो होगा ही, क्योंकि संधि का मतलब मेल होता है, और यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? व्यंजन का मेल हो रहा है, तो दो व्यंजनों का मेल। ठीक है, एक और इसकी परिभाषा बन सकती है, आप ये मान लीजिए, ये लिख लीजिए, और साथ में आप ये भी मान सकते हैं कि दो नहीं, किसी एक स्वर या एक व्यंजन का मेल। या नहीं, स्वर तथा एक व्यंजन का मेल। एक स्वर तथा एक व्यंजन का मेल। अब यहाँ पर हमने एक स्वर और एक व्यंजन क्यों लिया हुआ है? बात तो हम व्यंजन संधि की कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर दोनों व्यंजन ही लेने चाहिए, पर हमने एक स्वर और एक व्यंजन क्यों लिया है? याद कीजिए, वर्णमाला के चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो होते हैं उन्हें बोलने के लिए या लिखने के लिए स्वरों की सहायता की जरूरत होती है, यानी स्वरों के बिना व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर हम व्यंजन की जगह एक स्वर भी ले लेते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही ही उसे माना जाएगा। जैसे इस परिभाषा को सही माना जाएगा कि दो व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, उसी तरह से इस परिभाषा को भी सही माना जाएगा कि एक स्वर और एक व्यंजन को मेल को भी हम लोग व्यंजन संधि ही कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में जो भी आ जाए आप सही टिक करिएगा, व्यंजन संधि करिएगा। एक स्वर और एक व्यंजन को देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, अब हम विसर्ग संधि की बात करते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? तो उसमें एक तरफ विसर्ग होगा, एक तरफ विसर्ग होता है। ओके, उदाहरण भी हम यहीं पे कहीं ले लेते हैं, पास में ही। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अगर हमें लेना हो तो कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे स्वर के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं, विद्यालय का उदाहरण ले लेते हैं। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या धन आलय। ठीक है, यहां पर भी स्वर है और यहां पर भी स्वर है। यहां पर कौन सा स्वर है? तो यहां पर भी बड़ा आ है और यहां पर भी बड़ा आ है, और दोनों ही स्वर हैं। दोनों मिलाकर एक बड़ा आ और एक बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी हम लोग संधि विच्छेद करते हैं और उन वर्णों को जोड़ते हैं तो जो पहला शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण लेते हैं, और जो प्लस के बाद वाला शब्द होता है उसका पहला वर्ण लेते हैं। ठीक है, आखिरी और आखिरी नहीं लेंगे, पहला और पहला नहीं लेंगे, पहले का आखिरी लेते हैं और दूसरे वाले का पहला लेंगे। ठीक है, व्यंजन के लिए उदाहरण देख लेते हैं। तो व्यंजन के लिए उदाहरण अगर आपको देखना हो तो व्यंजन के लिए उदाहरण क्या हो सकता है? कोई ऐसा शब्द जिसमें एक व्यंजन और एक, तो हम इसमें जगदीश ले सकते हैं। सॉरी, जगदीश। ठीक है, जगदीश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा जगत प्लस ईश। ठीक है, तो ये ता है, ता एक व्यंजन है, और ये ई है, ई एक व्यंजन है। ठीक है, तो ये मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं, एक व्यंजन ही बना रहे हैं, और ये हो गया व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं विसर्ग। तो विसर्ग के लिए हम लेंगे मनोरथ ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर विसर्ग के लिए हम ले लेते हैं मनोरथ,
मनोरथ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा मनः प्लस रथ। ठीक है, यहाँ पर पहले ही बताया कि एक तरफ विसर्ग होगा तो एक तरफ यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप स्वर व्यंजन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे संधि के भेद। कितने होते हैं? 3 होते हैं। उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड उदाहरण। ठीक है, अब इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 2 सेकंड बाद हम इसे रफ कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने नहीं भी लिया स्क्रीनशॉट तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद PDF फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स की डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बस आपको PDF के तरीके ही फ़ोन में नहीं रखना है, बल्कि उसके नोट्स भी बनाने हैं। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ याद नहीं होगा, आप फिर से भूल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं और समझते चलना है साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रकार था वो था स्वर संधि। तब हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। परिभाषा हमने देख ली थी कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। तो स्वर संधि की परिभाषा होती है 2 स्वरों का मेल। संधि का मतलब होता है मेल, और किसका मेल हो रहा है? यहाँ पर स्वरों का हो रहा है, 2 स्वरों का मेल। ठीक है, अब हम स्वर संधि के भी प्रकार समझ लेते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार, ठीक है, 2 स्वरों का मेल। ठीक है, स्वर संधि के प्रकार। इसके बाद हम एडिंग डाल देंगे। स्वर संधि के प्रकार या भेद, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टेबल बना लेंगे हम स्वर संधि के प्रकारों की। तो कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद आता है गुण स्वर संधि, उसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद आता है यण स्वर संधि, उसके बाद आता है अयादि स्वर संधि, ठीक है। ये होते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार। बार बार सर सर निकल रहा है, वो सर नहीं स्वर। स्वर संधि के 5 प्रकार, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। जब आप बार बार बोलेंगे ना तो आपको वो खुद ब खुद याद होता जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगी चीज। तो आप फिर से बोलिए एक बार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। ये करेक्ट था।
अब हम एक एक करके सारे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाकियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से हेडिंग डाल लीजिए, दीर्घ स्वर संधि। क्या हेडिंग पड़ेगी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या निकल रहा है? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। ये मैंने आपको वर्णमाला में भी बताया था जब हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़े थे। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। स्वर, स्वर, संधि का मतलब मेल। अगर इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं उससे हम परिभाषा बनाएं तो क्या बनेगी? बड़े स्वरों का मेल, ठीक है। क्या बनेगी परिभाषा? बड़े स्वरों का मेल, यानी दीर्घ स्वरों का मेल। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यही तो होते हैं 3 दीर्घ। और भी कोई दीर्घ होता है क्या? यही 3 दीर्घ होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग से यही बोला है हमने कि आपको एग्जाम्पल्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल बन के आएगा, परिभाषा नहीं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि परिभाषा एग्जाम्पल बन के आए, अदरवाइज जितने भी आएंगे सब एग्जाम्पल जो होंगे वही बनकर आएंगे पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल की तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। दीर्घ का मतलब दीर्घ स्वरों का मेल। कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब है इसका कि जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे, किसी भी शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे, शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वह शब्द इन्हीं मात्राओं में, तो वह शब्द दीर्घ स्वरों में टूटेगा। दीर्घ स्वरों में टूटेगा, ठीक है। क्या मतलब है? एग्जाम्पल से हम आपको ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो उदाहरण, कोई भी उदाहरण, जैसे हमने विद्यालय लिया था पहले, तो विद्यालय को ही एक बार ले लेते हैं। विद्यालय का हमने संधि विच्छेद किया, विद्यालय को हमने तोड़ा, तो किसमें टूटेगा विद्यालय? विद्या प्लस धन आलय, इसमें टूटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहला शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा वो दीर्घ होना चाहिए, दूसरे शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो दीर्घ है, टूट कर क्या बनेंगे? दीर्घ बनेंगे, ठीक है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम तोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी पहले शब्द का आखिरी वर्ण या दूसरे शब्द का पहला वर्ण कुछ भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ह्रस्व स्वर हो, दीर्घ स्वर हो, जब वो टूटेगा तो बड़ा स्वर आना चाहिए, तो दीर्घ स्वर आना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी तरीके का, विद्यार्थी ले लेते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या धन अर्थी, पहला वर्ण बड़ा, दूसरा वर्ण छोटा, टूट कर क्या बनेंगे? बड़ा आ, ठीक है।
टूटने पर वो बड़ा ये बन रहा है और ये मात्रा तो आपको दिख रही है। तो जितने भी टूटने पर बड़े स्वर को लेकर आएंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे दीर्घ के अंदर। ये तो हमने बड़े आ के उदाहरण लिए थे, हम ई और ऊ के भी उदाहरण ले लेते हैं। तो इधर साइड का मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो हमने आ के लिए थे उदाहरण, ई और ऊ के भी ले लेते हैं। तो ई का जैसे अगर हमें लेना है, ठीक है, तो ई के लिए हम ले लेते हैं अभीष्ट। अभीष्ट, अभीष्ट होता है ना, तो इसका क्या बनेगा, अभि प्लस इष्ट, ठीक है, अभि प्लस इष्ट। छोटी ई और यहां पर भी छोटी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी का भी कोई नाम ले लेते हैं, रविंद्र। तो रवि धन इंद्र, छोटी ई छोटी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई, ठीक है। और भी कोई एग्जाम्पल हो तो वो भी आप ले सकते हैं। गिरीश ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल बड़ी का भी तो होना चाहिए ना। तो गिरी प्लस ईश, छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको और आ जाएगा। जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना उतना और आ जाएगा। टीचर आपके सिर्फ गाइडेंस के लिए है, बाकी जो मेन चीज़ होती है, अगर 50% टीचर का आपके सक्सेस में हाथ है तो 50% आपकी सेल्फ मेहनत का भी हाथ होता है, ठीक है। ऊ के ले लेते हैं, तो ऊ का कोई भी ले लेते हैं। गुरुपदेश ले लेते हैं, तो गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। इसके बाद और वधूत्सव ले लेते हैं। वधूत्सव, तो वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वधूर्मी, वधु प्लस उर्मी, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये थे दीर्घ स्वर के उदाहरण। पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें आपको ये उदाहरण तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कुछ और उदाहरण भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर हम उदाहरण ही उदाहरण लेते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसके आगे की चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। तो पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें आपको उदाहरण मिल जाएंगे और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे तो 2-3 ही उदाहरण लिखे हुए हैं हर सेक्शन के, बट उसमें ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है पीडीएफ में रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से आपके कमेंट्स का जवाब आपको ज़रूर दे दिया जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल से ग्रुप लिंक जो होगा उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, तो वहाँ पर भी आपका आंसर आपको ज़रूर किया जाएगा। ओके, ये था हमारा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण आता है जो काफी पूछा जाता है, वो आता है रामायण। आप बताइए रामायण में कौन सा संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे रामायण का, और रामायण में संधि तो मैंने आपको बता ही दी कि दीर्घ स्वर संधि होगी, लेकिन रामायण का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ठीक है। तो रामायण होता है राम अयन, ठीक है। इसमें दीर्घ संधि है, छोटा आ
मिलकर बनाएंगे बड़ा आ। तो रामायण में दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आसान है याद करने के लिए, आप कोई भी तरीके से याद कर सकते हैं, अपनी लाइफ से रिलेट कर लीजिए किसी भी चीज़ को। इसको रामायण है, रामायण राम, और आजकल तो राम राम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है देश में, तो जहाँ राम वहाँ दीर्घ कुछ भी करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए बस। नेक्स्ट दीर्घ स्वर संधि हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं गुण स्वर संधि। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए गुण स्वर संधि। क्या डाली है आपने हेडिंग? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? गुण स्वर में ना एक ही मात्रा से टूटते हैं वर्ण। ठीक है, मात्रा एक होगी और वर्ण टूटेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मात्रा से टूटने वाला। ठीक है, एक मात्रा से टूटने वाला शब्द या वाले लिख लीजिए, टूटने वाले शब्द। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, उदाहरणों पर हम ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, अगर आप इसका नियम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं इसके अंदर आती हैं, तो इससे हम बेसिकली ए ओ ये सारी मात्राएं हम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि कैसे। नियम आप लिख लीजिए, नियम करके आप पॉइंट डाल लीजिए और उसके बाद लिख लेते हैं। ठीक है, तो नियम क्या होगा? छोटा आ प्लस छोटी ई इज इक्वल टू ए, यानी छोटा आ और छोटी ई मिलेंगे तो ए बनाएगा। बड़ा आ प्लस छोटी ई वो भी ए बनाएंगे, यानी छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले वो बनाएगा ए ही। उसके बाद छोटा आ प्लस बड़ी ई ए, बड़ा आ प्लस बड़ी ई ए, सॉरी ए नहीं ए ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ए नहीं ए ही रहता है। इसके बाद छोटा आ छोटा ऊ ओ, बड़ा आ ठीक है, तो ये होते हैं नियम गुण स्वर संधि के कि किसको किसको मिलाने से क्या क्या बनता है। तो छोटा आ और छोटी ई को मिलाने से ए बनेगा, बड़ा आ और छोटी ई को मिलाने से ए बनेगा, छोटा आ और छोटी ई को मिलाने से ए बनेगा, छोटा आ और ऊ को मिलाने से ओ, बड़ा आ और ऊ को मिलाने से ओ। ठीक है, ये थे हमारे नियम। अब इनसे रिलेटेड ही हम उदाहरण भी यहीं पे देख लेते हैं ताकि आपको नियम और उदाहरण एक ही जगह पर सामने दिख सके। उदाहरण के लिए नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र, छोटा आ छोटी ई मिलकर बना रहे हैं ए। देखिए छोटा आ और छोटी ई मिलकर बनाएंगे ए। ठीक है, छोटा और बड़ी के लिए भी ले लेते हैं तो नरीश, नरेश। यहाँ पर भी छोटा आ और छोटी ई मिलकर बना रहे हैं ए। ठीक है, इसके बाद बड़ा आ और छोटी ई या बड़ा आ और बड़ी ई, यहाँ पर शायद मैंने बड़ा और बड़ी नहीं लिखा है तो बड़ा आ और बड़ी ई भी होगा। ठीक है, या शायद मैंने लिखा था कुछ रफ हो गया। ठीक है, तो बड़ा और बड़ी ई के लिए लेते हैं तो लंकेश, कौन थे लंकेश? रावण लंकापति। ठीक है, दशानन पर्यायवाची हैं सब इनके। लंका प्लस ईश, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर बना रहे हैं ए। ठीक है,
और कोई उदाहरण ले लेते हैं, किसके लिए, और क्या बचा है इसमें, छोटा हो गया, यहाँ पे हो गया बड़ा आ और छोटी ई, नहीं बड़ा और छोटी ई हो गया है क्या, नहीं अभी नहीं हुआ है, ये बड़ा आ और ऊ भी बचा हुआ है, छोटा आ और ऊ भी बचा हुआ है। तो छोटा आ और ऊ के लिए हम लोग ले लेते हैं, उससे बनेगा ओ, तो विरोचित, विरोचित होता है, विरोचित, विरोचती भी होता है शायद, विरोचित, विरोचित के लिए क्या होगा, तो वीर उचित, छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। देख रहे हैं ना, एक ही मात्रा से टूट रहे हैं, एक मात्रा ये थी, इससे टूट कर अलग हो गए, एक मात्रा ये थी, इससे टूट कर अलग हो गए, ठीक है। और क्या बचा है, बड़ा आ और छोटा ऊ, तो बड़ा आ और छोटा ऊ के लिए तो महोत्सव ले लीजिए, महा उत्सव, बड़ा आ छोटा ऊ मिलकर बनाएंगे ओ, ठीक है। तो जितने भी नियम थे उनसे रिलेटेड मैंने आपको उदाहरण भी लिखा दिया, आप देख सकते हैं, एक बार मैच कर लीजिए कि जितने भी नियम थे उनसे रिलेटेड आपके पास उदाहरण है या नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ होगा तो क्या ओ आएगा, तो हाँ बिल्कुल आएगा। अगर बड़ा आ और बड़ा ऊ होगा, बड़ा आ और बड़ा ऊ होगा तो भी ओ आएगा, छोटा आ और बड़ा ऊ होगा तो भी ओ आएगा। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो उसका भी एग्जाम्पल यहाँ साइड में दिखा देते हैं। बड़ा छोटा आ और बड़ा ऊ के लिए, तो छोटा आ और बड़ा ऊ के लिए एग्जाम्पल है जलूर्मी, जलोर्मी, तो जल उर्मी, ठीक है। तो छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर बना रहे हैं ओ, ठीक है। और क्या है, बड़ा आ और बड़ा ऊ, तो बड़ा आ और बड़ा ऊ के लिए हम लोग ले सकते हैं, या छोटा आ और बड़ा ऊ के लिए ही था, ठीक है। बड़ा और बड़ा ऊ के लिए भी आप ले सकते हैं कोई भी उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ ये थे सारे नियम और ये थे सारे उनके उदाहरण, आपको समझ में आ गए होंगे। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, आपको समझ में आ गए कि नहीं। अगर नहीं आते हैं तो बार बार बोल रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मात्रा से टूटने वाले शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखिए सिंगल मात्रा वाले है ना, ये सब देखिए, ए जो होता है वो सिंगल मात्रा वाला, इसका जो डबल मात्रा वाला होगा वो ए होगा, ठीक है। ओ जो होता है वो सिंगल मात्रा वाला, डबल मात्रा वाला इसका ओ औ होता है, ठीक है। देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये था हमारा दूसरा प्रकार, गुण स्वर संधि। उसकी परिभाषा सिंपल और सरल और आसान भाषा में, ठीक है, सस्ता सरल और टिकाऊ। और इसके बाद इसके आगे हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे प्रकार पर। तो आपने तीसरा प्रकार क्या नोट किया है नोटबुक में, जरा बताइए। तो आपने तीसरा प्रकार नोट किया होगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, सॉरी वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ तो हो गया ना। तो तीसरा प्रकार आपने नोट किया होगा वृद्धि स्वर संधि। जैसे गुण स्वर संधि में क्या था कि एक ही मात्रा से बने थे, यानी जो छोटे वाले होते हैं जिनकी एक मात्रा होती है उससे शब्द टूट रहा था। इसमें क्या बनेंगे, इसमें दो मात्रा वाले शब्द होते हैं, ठीक है। अब दो मात्रा वाले शब्द हैं तो सीधी सी बात है कि मात्रा तो हमारे स्वरों के पास ही है ना। तो दो मात्रा वाले शब्द, और अभी हम यहाँ पर स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं। वृद्धि स्वर संधि में दो मात्रा वाले शब्द,
एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर ए आएगा और ओ आएगा, और तो कोई होता नहीं है जिसमें दो मात्रा होती है, तो ए और ओ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको नियम इसके भी लिखने हैं तो उसी तरीके से नियम बनेगा, इसमें भी छोटा आ और ई मिलाकर ए ऐसे बनेगा, तो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, ठीक है। या एक ही एक मिलाकर ए बनेगा, ठीक है, यानी छोटा आ और ए मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, छोटा आ और ओ मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर नियम देखना है आपको, तो नियम, तो छोटा आ ए मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, छोटा आ और ओ मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, ठीक है। ये इसका नियम है। ऐसे ही बड़ा आ के लिए भी होगा। उदाहरण देख लेते हैं। ये नियम था, उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरण में हम देख लेते हैं एक एक को तोड़ेंगे, एक प्लस एक, छोटा आ ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके, तो एक तथैव या तथैव होता है, तथैव, तो तथैव बहुत पूछा गया, मैंने देखा है एग्जाम में। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा तथा, यहां पर बड़ा आ गया है। तो अगर आप चाहें तो आप नियम वाले सेक्शन में बड़ा आ भी लिख सकते हैं। हम भी लिख देते हैं बड़ा आ और ए मिलाकर, ठीक है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसके लिए, ओ के लिए। तो ओ के लिए क्या एग्जाम्पल लेंगे, तो पहले हम छोटा आ और ओ ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं दंतोष्ठ, तो दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। यहां पर भी छोटा आ और ओ दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, ओ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे बड़ा आ और ओ के लिए, या फिर छोटा आ और ओ के लिए, किसके लिए लें, जैसा आप बताएं वैसे ही कर लेते हैं। छोटा आ के लिए ले लेते हैं, ठीक है। परम प्लस ओज, तो छोटा आ ओ दोनों मिलाकर बनाएंगे ओ, ठीक है। ये था हमारा वृद्धि स्वर संधि। देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, जो ऋषि वाली मात्रा होती है उसका तो हमने कोई एग्जाम्पल देखा नहीं है, तो ऋषि वाली मात्रा का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, ये इससे हटकर है, सप्तऋषि, ऐसे लिखते हैं। पता नहीं लाइन कहाँ जा रही है, चलो फिर से लिख देते हैं। सप्तऋषि, तो इसका क्या होगा, सप्त देन ऋषि, ऐसे ही देवर्षि होता है, ठीक है। तो इनका क्या होगा, इनमें कौन सा संधि होगा,
ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि देवर्षि, सप्तऋषि, जितने भी ऋषि वाले होते हैं इनमें कौन सी संधि होती है, कौन सी संधि, संधि कौन सी इनमें। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इनमें कौन सी संधि होती है। ठीक है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि सप्तऋषि और देवर्षि, ऐसे जो ऋषि वाले शब्द आते हैं इनमें कौन सी संधि होती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, ये था हमारा वृद्धि स्वर संधि। इसके आगे अब हम यण स्वर संधि देखते हैं, जो कि है हमारा चौथा प्रकार। ठीक है, तो स्वर का चौथा प्रकार है यण स्वर संधि। हेडिंग डाल लीजिए, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि क्या है नाम, यण स्वर संधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो या और वा होते हैं इनके साथ आधा अक्षर हम लेते हैं। ठीक है, यानी जब भी ये टूटेंगे तो ये आधे अक्षर में टूटेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई भी शब्द हमने लिया और उसमें या आ रहा है या वा आ रहा है तो उनके साथ कहीं ना कहीं कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आधा उनके साथ लगा होगा। अब स्वर तो आधे होंगे नहीं, तो व्यंजन ही कोई आधा इनके साथ लगा होगा। तो इसको आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि या और वा के साथ आधा अक्षर। यानी इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि जितने भी या और वा वाले शब्द होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे यण में आएंगे, लेकिन उनके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कोई भी आधा अक्षर होना चाहिए साथ में। उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक है, एक और चीज समझ लीजिए कि जब भी ई की मात्रा होगी तो वहां पर या होगा, यानी जब भी या होगा किसी शब्द में तो हम उसे ई की मात्रा में तोड़ेंगे। ठीक है, और जब भी ऊ की मात्रा है तो हम उसे, यानी जब वा होगा किसी शब्द में तो हम उसे ऊ की मात्रा में तोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एग्जाम्पल भी दिखा लेते हैं आपको। तो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम प्रत्येक ले लेते हैं। प्रत्येक, अब प्रत्येक में देखिए यहाँ पर या है या, और साथ में एक आधा वर्ण भी है ना, आधा वर्ण, इसी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो प्रत्येक को तोड़ेंगे। मैंने क्या बताया कि जब या होगा तो ई की मात्रा होगी, यानी जो पहला वर्ण होगा उसमें हम ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति, और जो आधा शब्द था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक यानी प्रति और एक। ठीक है, या संधि का क्या है कि या और वा के साथ कोई उस शब्द में या होगा या वा होगा और उसके साथ कोई ना कोई आधा अक्षर होगा। ठीक है, जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे, अगर या है शब्द में तो हम उसको संधि विच्छेद में जो पहला शब्द लिखेंगे उसमें हम ई का इस्तेमाल करेंगे, छोटी ई का, और अगर वा है तो हम उसमें पहले शब्द का जो इस्तेमाल होगा वो छोटा ऊ का करेंगे, और जो आधा शब्द था उसे ही हम पूरा करेंगे और उस पे ही हम वो मात्रा चढ़ाएंगे। ठीक है, ये मैंने ई का समझाया था। यहाँ पर हम ऊ के लिए भी समझ लेते हैं एक, जैसे स्वागत। क्या बताया, वाह है ना, वाह, साथ में आधा शब्द भी है। ठीक है, वाह है तो उस आधे को हम पहले, अब इसके पहले तो कुछ और है नहीं तो हम इसको ही पूरा करेंगे। इसको हमने पूरा किया, मात्रा उसी शब्द पे चढ़ती है जो आधा होता है जिसे हम पूरा करते हैं, तो उस आधे शब्द को हमने पूरा किया। मात्रा किसकी चढ़ेगी, जब वाह होता है जब, तो मात्रा ऊ की चढ़ती है, तो यहाँ पर मतलब ऊ की मात्रा होगी, और साथ में उसके आगे क्या था, आगत। ठीक है, यानी सा और वा यानी आधा अक्षर, और जो साथ में वा या होता है वो उसी पूरे अक्षर की और मात्रा में ही आ जाता है। जैसे इसमें आ गया था
कि या और आधा अक्षर ता था, तो पूरा जब हमने किया तो उसी में हमने लिख दिया, बाद का जो था वो हमने बाद में रख दिया। और उदाहरण देख के समझ लेते हैं। तो और उदाहरण के लिए आप अत्यधिक ले सकते हैं। अत्यधिक, इस साइड हम या वाले लिख रहे हैं और उस साइड वा वाले, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, आ, उसके बाद या है, तो पहली बात सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो आधा वाला अक्षर है उसे हम पूरा करेंगे। तो आधा वाला अक्षर ता था तो हमने उसे पूरा कर दिया। अब या है उसके बगल में, तो मात्रा किसकी लगती है, ई की लगती है। कहाँ लगती है, उसी शब्द में जो आधा था उसको हमने पूरा किया है, तो उसी में हमने ई की मात्रा लगा दी। यहां से खत्म, प्लस लगाया। अब जो उसके बाद का बचा, क्या बचा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी व्यंजन होता है तो उसके साथ उसका वर्ण छुपा हुआ होता है, ठीक है ना, वर्ण छुपा हुआ है। तो इतना तो हमने ले ही लिया है। अब बचा है ये वर्ण और साथ में आधे का, तो वर्ण क्या है आ और आधा क्या है धिक, तो क्या मिल जाएगा बनके, अधिक। बनकर क्या, मिलकर क्या बन जाएगा, अधिक। यानी अत्यधिक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अति और अधिक। इसके बाद हम ऊ के लिए देख लेते हैं। तो ऊ के लिए हम अन्वय देख लेते हैं, अन्वय, ठीक है। क्या बताया था इसमें, सबसे पहले जो पहला वर्ण है जो कि पूरा है तो उसे तो हम पूरा ही रख देंगे। इसके बाद जो आधा वर्ण है उसे हम पूरा करेंगे। तो आधा वर्ण क्या है, ना है, ना को हमने पूरा किया, उसके साथ में वा लगा हुआ है। वा के लिए हम कौन सी मात्रा लेते हैं, वा के लिए हम ऊ की मात्रा लेते हैं। किस पर लेते हैं, उसी आधे वर्ण पर जिसको हमने पूरा किया होता है। तो हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई, ये यहाँ से खत्म, अनु प्लस ये यहाँ पर खत्म। अब आगे क्या बचा, अब आगे तो यहाँ पर सिर्फ या बचा है, तो क्या हम यहाँ पे सिर्फ या लिखेंगे, नहीं, पहले ही बताया है कि कोई भी व्यंजन होगा उसके साथ में उसका स्वर छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम स्वर को भी लिखेंगे, ठीक है। यानी अनु प्लस ए होगा अन्वय, ठीक है। अनुनय नहीं बोलेंगे इसको, अन्वय बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको देखने हैं तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अध्यक्ष। अब पहला वर्ण पूरा है, पूरा लिखेंगे। दूसरा वर्ण आधा है, उसको पूरा करेंगे। तीसरा वर्ण या है, मात्रा होगी ई की, छोटे ई की। मात्रा किस पर चढ़ेगी, उसी आधे वर्ण पर जिसको हमने पूरा करा था, आदि। हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। अब आखिरी, इतना तो हमने हो गया, इतना हमने छोड़ दिया। अब आखिरी का जो बचा है उसको लेंगे। आखिरी में छा बचा है, तो क्या हम छा को लेंगे, नहीं। किसी भी व्यंजन के साथ कोई ना कोई वर्ण जुड़ा होता है, तो ये जो वर्ण होता है ना, या वा, ये अपना आधा हिस्सा पहले हिस्से, मतलब या को जैसे हमने तोड़ा तो या और आ में तोड़ता है, ठीक है। तो अपना एक हिस्सा पहले पार्ट को दे देता है और अपना बाद वाला हिस्सा दूसरे पार्ट को। तो बाद वाला हिस्सा था आ, तो वो हमने दूसरे पार्ट में दे दिया। सेम ऐसे ही वा भी करता है। वा जो है वो या के ही नक्शो कदम पर चलता है, ठीक है। तो हम सेम ऐसे ही वा के लिए ले लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं मधवालय, मधुबाला नहीं, मधुवालय, ठीक है। पहला अक्षर पूरा तो पूरा लिया, दूसरा अक्षर आधा तो उसको पूरा करेंगे, तीसरा अक्षर वा, उससे रिलेटेड मात्रा छोटा ओ, किस पर मात्रा, जो आधा था जिसको हमने पूरा किया था उस पे ही मात्रा, इतना खत्म, मधु। आगे बचा है आ का डंडा, ला, और या तो क्या ऐसे ही लिखेंगे, नहीं, मात्रा नहीं लेते हैं, पूरा आ लेंगे। तो ये हो गया मधु प्लस आलय, ठीक है। ये था हमारा यड़ संधि। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग जब और भी एग्जाम्पल्स लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आखिरी जो हमारा स्वर संधि का आखिरी भेद है अयादि संधि, उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। लिखते चलिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। इस उम्मीद में बैठे हैं आप कि मिलेगा आपको पीडीएफ, बिल्कुल मिलेगा, वो तो हमारा काम ही है, लेकिन इतने भी आलसी मत होइए, ठीक है।
हाँ, यड़ संधि में एक चीज मेरे माइंड से निकल गई, तो वो मेरा अभी नजर पड़ी तो मुझे याद आ गया। यड़ संधि में हमने और भी अगर देखने हो, एक चीज याद रखिएगा कि ये जितने भी पित्र वाले होते हैं, पित्र या मात्र, ये जितने भी ये होते हैं ना, जिनमें भी पित्र आ जाए संधि विच्छेद करने में, मात्रा आ जाए संधि विच्छेद करने में, तो उनमें यड़ संधि होगा, उनमें यड़ संधि होती है। उदाहरण के तौर पे पित्राज्ञा, संधि विच्छेद पित्र धन आज्ञा, आज्ञा ना पित्र, कौन सी संधि? यड़ संधि। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पापा और मम्मी यड़ संधि में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक और शब्द पूछा जाता है यद्यपि, ये वाला यद्यपि, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद बनता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है यद्यपि, इस तरीके से भी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? यदि, यदि बनेगा और साथ में अपि, ये दा है मेरा, यदि और अपि। अब यहां पे तो वा और या नहीं है, मतलब पहले में है, लेकिन अगर आप गौर दें और यहाँ पर कोई आधा शब्द भी नहीं दिख रहा है, मतलब आधा वर्ण कोई आपको दिख रहा है क्या? या तो है, मान लिया ये या है यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी या छुपा हुआ है, लेकिन क्या आपको कोई आधा वर्ण दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? अरे बिल्कुल दिख रहा है, वर्णमाला में ही बताया था कि जिसके भी नीचे हलंत लग जाता है वो आधा वर्ण ही होता है, तो आधा वर्ण दिख तो रहा है। यहाँ पर दा जो है वो यहाँ पर आधा है। अब दा को आप आधा कैसे लिखेंगे? ऐसे या ऐसे? किस पार्ट को आप आधा करेंगे? इसलिए हम हमेशा दा के नीचे ऐसे हलंत लगाकर लिखते हैं, इसलिए ये यहाँ पर यड़ संधि है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको जब हम ऐसे तोड़ेंगे ना तो हमको ये मिलेगा और हमको समझ जाना है कि यहाँ पर यड़ संधि है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ऐसे ही देव्यागम, देव्यागमन, ऐसे तो क्या होगा इसका? देव और आगमन, किसका आगमन? देव का आगमन, भगवान का आगमन। ठीक है, लाइट को क्या हो रहा है बार बार, तो देव्यागमन। ठीक है, यहां पर भी या है। अब पहला जो आधा वाला वर्ण है वो यहाँ पर वा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला? वर्ण आधा होना चाहिए बस। अब वो वा है, ये तो संजोग की बात है ना कि वा आ गया है, पूरा वर्ण या था, आधा वर्ण वा हो गया, ये संयोग की बात है। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना पढ़ा है कि या और वा के साथ कोई भी आधा वर्ण आ रहा है तो वहां पर यड़ संधि है, बस सीधे आपको यड़ संधि टिक करके आना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसका संधि विच्छेद कर लो वहां पर और यड़ संधि टिक कर दो। जब आप घर में कई बार करोगे ना, बार बार, तो वो आपको खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे तो यड़ संधि है, या आप बिना संधि विच्छेद करे टिक करके आओगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यड़ संधि। ये यड़ संधि के लिए कुछ अलग सी बातें थी। पिता और माता कहीं भी होंगे वहां पर यड़ संधि, मम्मी पापा यड़ संधि, ऋषि वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, तो भूलिएगा मत कि आपको मुझे बताना है अभी कमेंट सेक्शन में कि ऋषि होगा तो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। हमारा नेक्स्ट जो स्वर संधि का प्रकार है वो है अयादि संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है? यड़ संधि का सीधा अपोजिट। यड़ संधि में क्या था कि या और वा के साथ आधा अक्षर, क्या था? या और वा के साथ आधा अक्षर। यहां पर क्या होगा? यहां पर या और वा के साथ पूरा अक्षर, या और वा के साथ पूरा अक्षर। ठीक है, अब जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। वहां पर हम मात्रा किसकी ले रहे थे? वहां पर हम मात्रा लेते थे अगर ई है तो या होगा, छोटी ई, और छोटा ऊ है तो वाह होगा। यहां पर क्या करेंगे? ये था